टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है टैक्स गुरु के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। रिटर्न से जुड़ी गलतियों को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किए खास इंतजाम, आप पर इसका क्या पड़ेगा सीधा असर। गिफ्ट और ग्रेच्युटी के बीच दूर करेंगे कंफ्यूजन, साथ ही टैक्स के लिहाज से जानेंगे कितनी बनती है देनदारी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को चुकाई गई फीस को क्या इनकम टैक्स छूट के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन टैक्स गुरु की शुरुआत करते हैं हर हफ्ते की तरह पते की बात से। रिटर्न से जुड़ी गलतियों को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने प्रोसेसिंग सिस्टम में अहम बदलाव किए हैं। इस बदले हुए सिस्टम का आपको भी खास ख्याल रखना होगा, वरना एक छोटी सी गलती से आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। आखिर वो गलती क्या क्या हो सकती है जिसकी संभावना दिख रही है, इस पर बातचीत करेंगे आपसे। लेकिन पहले ये बताइए कि बदलाव आखिर क्या किया गया है जिसको लेकर के इनकम टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा सतर्क करने की जरूरत है। देखिए लक्ष्मण, 2018 मार्च तक एक प्रणाली चल रही थी। उस प्रणाली के अंतर्गत जो प्रोसेसिंग सिस्टम था वो क्या करते थे, 26 AS, मैं उसको लक्ष्मण बोलता हूं आमना सामना AS, अच्छा। क्योंकि उसमें आपका अपना TDS से आमना सामना होता है, तो उससे मैच किया जाता था जनरली ज्यादातर केसेस में। अब इससे होता क्या था कि जो बाकी गलतियां होती थी, मान लीजिए फॉर्म 16 में कोई गलती है, 16A में कोई गलती है, किसी ने कोई डिडक्शन गलत ली, किसी ने कोई एग्जेम्पशन गलत ली, इनमें जो गलतियां होती थी वो बड़ी बारीकी से पकड़ी नहीं जाती थी। तो अब डिपार्टमेंट ने प्रणाली में बदलाव किया। अब जो 2019 की जो रिटर्न गई है उसमें अब जो प्रणाली बदली गई है, और मेरे ख्याल सॉफ्टवेयर में चेंज किए गए होंगे, अप्रोच में चेंज किया गया होगा कि अब आपकी जो डिटेल्स है सारी एक एक डिटेल मैच की जाएगी फॉर्म 16 से 16A से। अगर कहीं गलती मिली तो सेक्शन 139(9) के अंतर्गत आपको एक प्रेम पत्र मिलेगा। उस प्रेम पत्र में लिखा होगा, साहब आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है और आप जवाब दीजिए कि क्यों डिफेक्टिव है। अच्छा, पहले ये दोनों मिलान नहीं होता था? पहले पूरी तरह से मिलान नहीं होता था, एक एक चीज का मिलान नहीं होता था। अब एक एक चीज का मिलान। बिल्कुल, उसकी वजह से लक्ष्मण गलतियां भी होती थी और कुछ लोग थोड़ा जानबूझ के कुछ इधर उधर कर भी देते थे। अब ये मिलान होगा। आपको अगर ये प्रेम पत्र आता है, आप लॉग इन करिए। लॉग इन करके आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। लॉग इन करके आप उस त्रुटि को, मैं मानता हूं त्रुटि ही होगी, जानबूझ के नहीं किया होगा, उस त्रुटि को दूर कीजिए और दूर करके आप रिप्लाई सबमिट कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका या तो डिमांड निकल आएगी, रिफंड बनता है तो रिफंड हो सकता है धुल जाए, सारा का सारा धुल के उसकी जगह आपको डिमांड खड़ी हो जाए, और आपके प्रोसेसिंग में भी डिले हो सकता है। तो इसलिए हमारी सभी दर्शकों को ये राय है कि रिटर्न अपनी ध्यान से भरें, और अगर 139(9) का नोटिस आ रहा है तो उसका 15 दिन के अंदर अंदर जवाब साफ जरूर दे दीजिए। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आपने जानबूझ के गलती नहीं की है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानबूझ के गलती की है तो सुन लीजिए कि आपको बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नए प्रोसेसिंग सिस्टम में सभी पहलुओं को जोड़कर देखा जाएगा, सभी पहलुओं का मिलान किया जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ दिल्ली से मोहिंदर सेठी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहिंदर साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मेरे ना 50,000 रुपये हम वो दे रहे हैं प्रीमियम इसका, हॉस्पिटलाइजेशन का, और 1 लाख रुपया मेरी मदर है 85 ईयर्स अबव। हाँ जी। तो उसका 1 लाख रुपया खर्चा बैठा है ये इसके अंदर हॉस्पिटल का। हाँ जी, हाँ जी। तो सर 1.5 लाख रुपया, तो ये क्या अंडर 80D के अंदर मेरा कवर्ड होता है? देखिए सेठी साहब, देखिए लक्ष्मण, पहले तो कितनी अच्छी बात है कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं और बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं उनका ख्याल पूरा रखते हैं, उनकी बीमारी का, उनका। सेठी साहब की बातचीत से बिल्कुल साफ। बिल्कुल सेठी साहब, देखिए जो प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है 80D में वो तो 25,000 तक मिलता है। आप सीनियर सिटीजन है तो 30,000 तक मिलता है, उसमें से 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेक का भी मिलता है। अब आपको और आपकी वाइफ का 25,000 का अलग से मिलता है, परंतु अगर आप पेरेंट्स का देखरेख कर रहे हैं तो भले ही 25,000 एक्स्ट्रा मिलता है। परंतु सेठी साहब, इसमें आपके, अगर मैं प्रश्न का सटीक जवाब दूं तो उसमें निकल के आता है कि कुल मिला के 80D के प्रावधान इस प्रकार के हैं कि आप 50,000 से ज्यादा 80D के अंतर्गत सेठी साहब डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। इसका मतलब आपने जो अपनी माता जी के लिए खर्चा किया है, 25,000 आपका प्रीमियम, समझ लीजिए कि बाकी का 25 या 30,000 या बाकी का 20,000 या 25,000 जोड़ के कुल मिला के सेठी साहब आप 50,000 रुपए 80D के अंतर्गत अपनी इनकम में से
डिडक्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ आपको टैक्स की देनदारी बने भी तो मुझे लगता है सेठी साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं, आखिरकार माता की सेवा कर रहे हैं और इसके लिए सेठी साहब बधाई के पात्र हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं विकास गोयल जी, जो गाजियाबाद से हैं। विकास जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी दादा इलायची कृषि की भूमि थी, वो मैंने 82 लाख रुपए की बेची है। हाँ जी। उस पर कैपिटल गेन 14 लाख रुपए बन रहा है। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं खेती की जमीन में बाग भी आ जाता है कि अगर मैं बाग खरीद लूं उस पर टैक्स बच सकता है बाग खरीदने से? देखिए विकास जी, हम आपको खेती के इर्द गिर्द जितने भी प्रावधान है वो संक्षेप में सारे बता देते हैं। पहली बात आप ये देखिए कि जमीन कहां पर है। अगर ये जमीन, इसमें लक्ष्मण कुछ लिमिट्स दी हुई हैं। मान लीजिए ये किसी जगह की पॉपुलेशन, जहां ये रहते हैं गाजियाबाद, और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ी जगह है। मान लीजिए उसकी पॉपुलेशन 10,000 और 1 लाख के बीच में है, तो 2 किलोमीटर के अगर ये रेंज के बाहर है तो एग्रीकल्चरल कहलाएगी, पूरी तरह से एग्रीकल्चर कहलाएगी। मान लीजिए आपकी वो जगह जो है वो 6 किलोमीटर रेंज में है, तो फिर उससे बाहर जाएगा तो एग्रीकल्चर कहलाएगी, और उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए 1 लाख से 10 लाख। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो फिर 8 किलोमीटर इसको बाहर होना चाहिए। अगर ये ऐसी है तब तो कोई भी विकास जी टैक्स नहीं लगेगा बेचने पर, वो कैपिटल एसेट ही नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जेम्प्ट है। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए इस लिमिट्स में आ रही है, तो आपको एक 54B हम सेक्शन बताए देते हैं। उस 54B के अंतर्गत आप दूसरी एक लैंड, आपने कहा बाग खरीद सकते हैं। जी हां, बाग खरीद के आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, पर उसमें ध्यान यह रखना है कि जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है वो पिछले 2 साल से आप या आपके माता पिता उसको कृषि के लिए यूज कर रहे अवश्य होने चाहिए। ऐसा ना हो वो लैंड किसी और प्रयोग में आ रही हो, फिर वो एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी, और आपका जो कैपिटल गेन है वो आप बाग खरीदने में लगाइए, और लगा के और उसका पूरे तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि विकास जी जिसको एग्रीकल्चर लैंड कह रहे हैं उसकी कई सारे शर्तें होती हैं, जो आपने सीमा की शर्त बताई, जनसंख्या की शर्त बताई, उन सारी शर्तों को देखिए, फिर देखिए कि एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं है, और फिर जो उन्होंने सुझाव दिया उसके हिसाब से अपने टैक्स बचाने के तरीके अपना सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं ईमेल के जरिए। पटियाला से चिरंजीव खोसला जी का ईमेल आया है। ये पेंशनर हैं और खुद के फ्लैट में रहते हैं। ये बता रहे हैं कि हर महीने हाउस मेंटेनेंस के नाम पर 2500 रुपए चुकाते हैं। जानना चाहते हैं क्या इस राशि को क्लेम किया जा सकता है, और ITR 1 के किस कॉलम में इसकी जानकारी देनी होगी? चिरंजीव जी, देखिए, जहां तक इसको 2500 रुपए मेंटेनेंस के चुकाने की बात है, आप अपने मकान में रहते हैं, तो देखिए लक्ष्मण, जब मकान किराए पे दिया हुआ होता है, जब उससे आपको रेंट की इनकम हो रही होती है, तब तो आपको 30% एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है कि आपका खर्चा, क्योंकि किराएदार वेयर एंड टेयर होता है जब रह रहा होता है, पर जब आप स्वयं अपने मकान में रह रहे हैं तब ये डिडक्शन नहीं मिलती है। मेंटेनेंस के तौर पर कोई डिडक्शन नहीं मिलती। मेंटेनेंस के तौर पे कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। हां, अगर एक से ज्यादा मकान आपके पास है, एक आपका है, एक खाली पड़ा है, और उसको अगर डीम्ड टू बी लेट आउट, एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो डीम्ड टू बी लेट आउट है और उस पर फिर एक नोशनल रेंट जुड़ रहा है, फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। पर अकेले अपने मकान में 2500 रुपए में चिरंजीव जी वो नहीं मिल पाएगा। आप रहिए, खर्च करिए, जितना मर्जी खर्च करिए, अपने फायदे के लिए खर्च करिए, लेकिन टैक्स बचाने के लिहाज से खर्च मत करिए। लेकिन एक इनके ईमेल में एक सवाल और अंत में जोड़ा हुआ है। वो जानना चाहते हैं कि हाउस मेंटेनेंस पर कितना खर्च किया जा सकता है जिस पर कोई टैक्स ना लगे। मतलब मेंटेनेंस चूंकि टैक्स के दायरे में आता नहीं है, तो इस सवाल मैंने इसीलिए लक्ष्मण बोला कि जिस मेंटेनेंस से इनको सुख मिले आप उतना खर्च करिए, पर टैक्स को यहां याद मत करिए। टैक्स को याद नहीं करिए। अगले कॉलर हमारे साथ हैं हरियाणा से टिंकू सिंह साहब, फोन लाइन पर। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, आई एम एन ऑथर, और जो मेरी इनकम होती है वो एक्चुअली ये किताबों के जरिए जो रॉयल्टी इनकम होती है, यही इनकम होती है मेरी। तो फिर मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि इस जो इनकम पर कोई टैक्स की छूट मिलती है, और अगर मिलती है तो कितनी मिलती है सर, और इसका प्रोसीजर क्या होगा? टिंकू जी ऑथर हैं लक्ष्मण, अपना किताब लिखने वाले की संख्या अब कम होती जा रही है, लोग किताबों को। टिंकू जी, बहुत खुशी हुई जान के कि आप किताबें लिखते हैं। बताइएगा कौन सी किताब आपने लिखी है। टैक्स का जवाब तो हम दे ही देंगे आपका। जी हाँ, आपको रॉयल्टी की जो इनकम होती है वो 3 लाख तक एक सेक्शन है, और बड़ा मजेदार नाम है इसका, 80QQB ऐसा उसका नाम है। तो 80QQB के अंतर्गत टिंकू जी आप 3 लाख तक की एग्जेम्पशन ले सकते हैं, जो रॉयल्टी लमसम आती है। मान लीजिए लमसम नहीं आ रही है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपको किताबों की सेल से जो आय आ रही है उसमें से आप 15% उड़ा दीजिए, 15% आप कम कर दीजिए, और बाकी अपने खर्चे कम करिए और बकाया पे टैक्स दीजिए। कहने का मतलब यह है लक्ष्मण कि टिंकू जी को या तो रॉयल्टी लमसम आएगी तब भी फायदा है, किताबों के बिकने से आ रहा है तब भी फायदा है, फायदा ही फायदा है।
तो बिल्कुल आपने जो सेक्शन बताया उसके तहत तो अपना टैक्स क्लेम कर सकते हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्या दान या चंदे में दी गई रकम पर भी मिलेगी टैक्स छूट। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दरअसल जब कर्मचारी थोड़ा लंबे समय तक कंपनी में रह लेते हैं तो उनको एम्प्लॉय की तरफ से कई सारे गिफ्ट मिलने लगते हैं और हम अक्सर गिफ्ट और ग्रेच्युटी को एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं और इनके बीच बड़ा अंतर होता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। न सिर्फ नियमों के आधार पर बल्कि टैक्स के लिहाज से भी इसे समझना बेहद ज़रूरी है। और हमारे साथ शरद कोहली साहब है। कोहली साहब, ये एक मामला है जो अक्सर देखने को मिलता है, कर्मचारी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर टैक्स की देनदारी में अंतर पड़ जाता है। आखिर कैसे इस अंतर को हम लोग बारीकी से समझें ताकि किसे गिफ्ट माना जाए, किसे ग्रेच्युटी माना जाए? देखिए, ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि ग्रेच्युटी का भी अगर हम अर्थ देखें तो वो यही है कि आपसे आपके काम से आपका एम्प्लॉयर खुश है और आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको थैंक यू कह रहे हैं। और गिफ्ट भी कुछ इसी प्रकार होता है। जब एम्प्लॉयर खुश होते हैं तो दोनों में कहीं बीच में एक बड़ी पतली रेखा होती है जिसको थिन डिवाइडिंग लाइन कहते हैं। देखिए, गिफ्ट जो है अगर आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो 5,000 रुपए तक, बदकिस्मती से सिर्फ 5,000 रुपए तक वो माफ है। उससे ज्यादा अगर गिफ्ट आता है कैश या काइंड, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। तो पहले तो सभी हमारे दर्शक और जो काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो याद रखें कि 5,000 से ऊपर गिफ्ट टैक्सेबल है, पहली बात। दूसरी बात, अब ग्रेच्युटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी प्रावधान के अंदर आती है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, उसके अंतर्गत वो एक कार्यकाल के बाद, मतलब आपने 5 साल से ऊपर काम किया है, कंपनी आपको कुछ देना चाहती है रिटायरमेंट पर या छोड़ने पर, वो तब होता है। उसमें फिर 2-3 कंडीशन है, 20 लाख रुपए या ग्रेच्युटी आपको जो एक्चुअली मिली है, या 10 महीने की एवरेज सैलरी लेके, 26 दिन का महीना लेके, और जितने साल आपने काम किया है, इन तीनों को एक साथ रख के जो सबसे कम होता है वो माफ कर दिया जाता है। तो ग्रेच्युटी एक स्टैट्यूटरी प्रावधान के अंतर्गत होती है। गिफ्ट, आपको मान लीजिए किसी को 25,000 का गिफ्ट मिल गया तो वो गिफ्ट 5,000 तक ही माफ होगा। बाकी के गिफ्ट, और भले ही लक्ष्मण ये गिफ्ट बर्थडे पे मिले, एनिवर्सरी पे मिले, आपके किसी घर के रिलेटिव को मिले, बार बार मिले, एक बार मिले, कुछ भी मिले, 5,000 से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, ग्रेच्युटी जब मिलता है तो वहां पे टैक्स की लायबिलिटी क्या बनती है? वहां पर टैक्स की लायबिलिटी मैंने जो 3 कंडीशंस बताई, 20 लाख रुपए एक तरफ रखिए, एक्चुअली रिसीव एक जगह रखिए, और 10 महीने की एवरेज सैलरी के आधार पर जितने साल आपने काम किया है उसको 15/26 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके और उसको एक तरफ रखिए। इन तीनों में से जो सबसे कम है वो माफ हो जाएगा और बाकी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, तो अब इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। फिलहाल एक ईमेल आया अमरोहा से, अमिताभ वर्मा जी का। इनका भी सवाल मुझे लगता है इसी से जुड़ा हुआ है। इन्हें लंबी सर्विस के बाद अपने एम्प्लॉयर से 19,500 रुपए गिफ्ट के तौर पर मिले हैं। अब मिस्टर वर्मा जानना चाहते हैं कि क्या इस गिफ्ट की रकम पर कोई टैक्स लगेगा? बिल्कुल जो आप समझा रहे थे उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। देखिए, और अमिताभ जी ने, मैं देखा, पूछा है कि लंबे समय के काम काज के समय नहीं बताया। देखिए, तो लंबे समय में वो कुछ ग्रेच्युटी का उसमें झलक आने लग जाती है। परंतु आपने क्योंकि अमिताभ जी गिफ्ट बोला है तो गिफ्ट 19,500 मिला है, 5,000 ही माफ होगा। बाकी के 14,500 पे आपको टैक्स जो भी जिस भी स्लैब में आप है, 20% में, 30% में, वो आपको देना पड़ेगा। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से आकाश गर्ग जी, फोन लाइन पर। आकाश जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल टैक्स गुरु से ये है कि मैंने एक होम लोन लिया है जिस फ्लैट का पोजीशन मेरे को मई 2020 में मिलेगा, और होम लोन की ईएमआई जा रही है मेरी अभी पूरी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा। तो मुझे टैक्स गुरु से ये सवाल है कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है ईएमआई का, क्या मुझे उसकी एटीसी की अंदर 1.5 लाख में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, 2020 में मिलेगा। लक्ष्मण, ये जो मकान का पोजेशन आजकल पता ही है आपको, बिल्डरों का क्या हाल है, तो 2020 में मिलेगा। साहब, उनको पहले पीछे पड़िएगा जरूर, 2020 में दे जरूर दे। पहली बात तो ये देखिएगा, जी हाँ, मिल जाए तो खुश होइएगा, और हमें भी एक मिठाई का डब्बा जरूर भेजिएगा। देखिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पोजेशन तक नहीं मिलता है। आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट तो एक्यूमुलेटेड मिलता रहता है, पर प्रिंसिपल जो कि सेक्शन 80C में, भीड़ भाड़ वाला सेक्शन 80C, जहां 1.5 लाख की लिमिट होती है, उसी में ये प्रिंसिपल भी मिला होता है। परंतु वो उसका बेनिफिट जब मिलेगा जब आप इसका पोजेशन ले लेंगे। तो आकाश जी, थोड़ा इंतजार कीजिए,
पोजीशन आने दीजिए, जब आप डब्बा भेजेंगे उसी समय आप एटीसी का बेनिफिट भी लेना शुरू करिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं बलविंदर सिंह का। ये दरअसल ईमेल के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर टैक्स के कौन से नियम लागू होते हैं और क्या मुनाफा होने पर शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा। हालांकि सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी है। ये कह रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस को कवर करने के लिए क्या टैक्स एडजस्टमेंट का सहारा ले सकते हैं। हाँ, मतलब मुनाफा तो देना कम चाहते हैं, नुकसान की भरपाई उल्टा करना चाहते हैं। मुझे ना लक्ष्मण कुछ याद आ रहा है कि बिखर के संभल जाना भी जरूरी होता है, पर इंट्राडे में घाटे को कवर करने के लिए प्रॉफिट कमाना भी जरूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा बलविंदर जी। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में मानी जाती है, पहली बात। और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन में काउंट होता है, कैपिटल गेन में काउंट नहीं होता है। तो आपने जो भी इंट्राडे में कमाई करी है उसको आप एक प्रॉफिट एंड लॉस में के रूप में बनाइए। उसमें से आप खर्चे भी अपने जो आपके खर्चे हैं ट्रेडिंग में वो भी आप डेबिट कर सकते हैं। जो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है उसको आप डिक्लेयर करिए और आगे आने वाले सालों में आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलिए बलविंदर जी के लिए काफी अच्छी खबर है, उनको जो लॉस होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसका सहारा आप जरूर लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं संजीव डे का, जो इन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है। दरअसल उन्होंने 1.5 लाख रुपए दान दिया है काउंसिल को। पूछ रहे हैं क्या इस राशि पर टैक्स छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बता दूं कि ये जो इन्होंने अपना जो दान दिया है उसमें जब दे रहे थे तो उस रिसिप्ट पे लिखा हुआ है कि ये इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब ये जो पैसा दिए 1.5 लाख रुपए, क्या इनको टैक्स बनता है या फिर टैक्स एग्जेम्प्ट होगा? देखिए संजीव, 4 प्रकार की डोनेशंस होती हैं जो कि आयकर में मान्य है। कुछ 100% में आती हैं, मतलब पूरा का पूरा मिल जाता है। कुछ 50% में आती हैं, कुछ फिर 100% विद कंडीशंस आती हैं, कुछ 50% विद कंडीशंस आती हैं। तो ये जो आपने दिया है जहां एटीजी लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये 50% विद लिमिटेशंस वाले में है। तो जितना आपने दिया है उसके आधे का आप सेक्शन 80G में क्लेम कर सकते हैं। पर क्योंकि टैक्स बेनिफिट कम मिल रहा है, आधा मिल रहा है, दान दिए धन ना घटे कह गए संत कबीर, इसलिए दान देने से पीछे मत हटिए। काम अच्छा है, आधा डिडक्शन आप उसमें ले लीजिए। हाँ, जिस पर टैक्स छूट नहीं मिल रहा है, मान के चलिए कि उसको हमने गरीबों के लिए या फिर जरूरतमंदों के लिए पैसा मुहैया करा लिया है, इससे आप खुश हो जाइए। अगला सवाल है ईमेल के जरिए आया है बिलासपुर से खुर्शीद मलिक साहब का। ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बेच रहे थे और इनको बतौर एडवांस 56,000 रुपये भी मिले, लेकिन डील बीच में ही टूट गई। खुर्शीद जी जानना चाहते हैं क्या एडवांस के तौर पर मिले इस पैसे को आय के तौर पर दिखाया जाएगा, और अगर हाँ तो किस हेड में इसकी जानकारी देनी होगी। खुर्शीद जी, डील चलते चलते रुक गई, पैसे आए और आपने रख लिए, उसको हम फोरफीचर कहते हैं। तो फोरफीट किए गए पैसे पर बिल्कुल आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली लक्ष्मण क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, उसमें लिखा होता है कि अगर जो बायर है वो पीछे हट जाता है तो जो उसने बयाना दिया हुआ है वो फिर साहब हमारा होगा, उसको आप भूल जाइए, सेलर का हो जाएगा। तो इसलिए खुर्शीद जी, ये तो खुशखबरी है कि पैसा अब आपको नहीं देना, परंतु टैक्स में उसको दिखाना पड़ेगा। आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे और उस पर जो भी टैक्स बनेगा आपके स्लैब के हिसाब से वो आपको देना पड़ेगा। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि सीए की चुकाई गई फीस का इस्तेमाल क्या टैक्स बचाने के लिए किया जा सकता है। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ईमेल के जरिए रायगढ़ से गिरजा सिंह का सवाल आया है। इन्होंने एक केस को रिप्रेजेंट करने के लिए सीए को 65,000 रुपये दिए थे। गिरजा जी पूछ रही हैं कि सीए को दी गई रकम पर क्या टैक्स छूट मिलेगी, अगर हाँ तो कैसे। गिरजा जी, ये तो निर्भर करता है कि आप करते क्या हैं। आप सैलरीड हैं या आप कोई अपना व्यवसाय चलाते हैं। और लक्ष्मण क्या है कि बहुत साल पहले, आज से 33 साल पहले 1486 में एक सेक्शन 80VV को विड्रॉ किया गया था। उसमें ये बेनिफिट सैलरी वालों को भी मिलता था। अब गिरजा जी, नियम यह है कि अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तब तो आप इन सीए साहब को दिए गए पैसों को क्लेम कर सकते हैं खर्चे की तरह अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। पर अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है, मतलब आप सैलरीड हैं या आप कैपिटल गेन से कमा रहे हैं या आप हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं या आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कमा रहे हैं, उन चारों अवस्थाओं में ये 65,000 रुपए सीए साहब को दिए हुए आपके और उनके सर्विसेज को तो खुश कर रहे हैं, परंतु टैक्स के लिए ये खुशी नहीं है, ये डिडक्टेबल नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है सीए को भी देखना चाहिए, अगर सैलरीड क्लास है तो उससे फीस थोड़ी सी कम ली जाए। क्यों? हाँ, पर मुझे ये फीस देख के
ये फीस देख के लग नहीं रहा लक्ष्मण कि ये सैलरीड क्लास है, क्योंकि इतनी फीस होती नहीं है वैसे। सैलरी क्लास के लिए चलिए, अगर आप सैलरीड क्लास नहीं है तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूँ, अपने सवाल यूं हमें भेजते रहिए, हमें ईमेल करें tax@moneycontrol.com पर। बस सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी टैक्स की उलझनों को दूर करने के लिए। नमस्कार।